प्रधानमंत्री एक बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं, राइट, जो हमने फ्राइडे को खबर भी की थी कि उस मीटिंग में पूरा डाइवेस्टमेंट प्लान पर वो अपडेट लेंगे, क्या कुछ होने वाला है। इनकी भी एक और जो डाइवेस्टमेंट के उस पर एक जो प्लांट है इनका, इस प्लांट की भी बात चल रही है कि काफी लंबे समय से उसका भी डाइवेस्टमेंट होना है, नारनगर। ओके हाँ, तो देखते हैं कि उसके ऊपर अप्रूवल आनी बाकी है, क्या उस पर कोई किसी तरह के डेवलपमेंट होते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर और हो सकता है अगर हुआ तो एडिशनल, बट अदरवाइज तो वैसे भी आयरन ओर के दाम, मेटल स्टॉक्स की तेजी, एक्शन भरपूर है ही। तो ये एक और रीजन है जिसमें हमें लगता है कि एनएमडीसी का फ्यूचर खरीदा जा सकता है। 123, 125, 128 ये 3 टारगेट रखिए ऊपर की तरफ, 123, 125, 128। जिन लोगों को रिस्क कम रखने उनके लिए एक हीरो या जीरो ट्रेड भी है। अच्छा, हाँ, एनएमडीसी में ओके 3-3.25 रुपए के आसपास 120 रुपए का कॉल ऑप्शन है। ओके, लगभग जब मैंने लास्ट देखा था 3-3.25 रुपए के आसपास वो कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि आपकी रिस्क है 1.5-2 रुपए की मैक्सिमम, वो एक तरह से आपका स्टॉप लॉस का लेवल हो गया। ऊपर में 5, 7 और 9 रुपए तक के टारगेट अगले 3 दिनों के 4 दिनों के लिए आपको ट्रेड करना है। और जो फ्यूचर्स खरीदने हैं वो स्टॉप लॉस आज के लो का लगा ले 117 रुपए 50 पैसे का, 117 का कर ले, 117 का स्टॉप लॉस कर ले। 123, 125, 128 के टारगेट के लिए यहां पर करना है। 24 तारीख तक आपको या ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरी तक, इस हफ्ते तक इसके लिए होल्ड करना है। दूसरा ऑप्शन है 120 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 5, 7 और 9 रुपए के टारगेट के लिए। बड़े टारगेट्स हैं। हाँ, और इसके लिए मुझे मदद की जरूरत है। फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करूंगा, सुमित जी। एनएमडीसी के लिए एनएमडीसी, नेल्को, इनके लिए मेरे सुमित जी लाइफ लाइन है। सुमित जी जरा देखिए और दीजिए अपनी राय, ठीक है ना ये? ठीक है अनिल जी, एकदम बढ़िया। एनएमडीसी देखिए वैसे भी सारे पूरे सेक्टर के अंदर एक चाल देखने को मिल रही है, तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए। और 122, 123 का इसका इमीडिएट हडल है, जो आपका पहला टारगेट भी है, तो वो अचीव होते ही दूसरा टारगेट तो आराम से इजीली अचीव हो जाएगा। तो स्टॉक के अंदर बने रहे, क्योंकि आज अभी मार्केट खुलने के साथ सेक्टर में तेजी शुरुआत हुई है, तो सेकंड हाफ तक ये सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आए एनएमडीसी के स्टॉक पर, यहां पर धीमे धीमे कमजोरी में करें अक्यूमुलेट। आइए बढ़ते आगे, वक्त है 10 की कमाई की शुरुआत करने का। आइए 10 की कमाई में करते हैं शुरुआत कमोडिटी बाजार के अपडेट के साथ। दीप, इस बीच वेदांता में 10 लाख शेयरों के और सौदे, सारे गजब हो रहा है। सेल, वेदांता, हाँ? लगता है सबने सर डिसाइड कर लिया कि आज सबको खरीदना तो यही खरीदना सबको। तो फिर तो आपके कमोडिटी बाजार में भी एक्शन भरपूर एक्शन हो रहा है। जैसे हम सुबह हाईलाइट भी कर रहे थे कि आज मेटल्स का दिन हो सकता है, ये हफ्ता मेटल्स का हो सकता है। सर सबसे पहले तो कॉपर ही को देखिए, क्योंकि यही ये दमदार रैली को लीड कर रहा है। पिछले हफ्ते 7.5% की तेजी के बाद आज भी आपको 3% की तेजी कॉपर के प्राइसेस में आती हुई दिख रही है। तो कॉपर है एक स्टॉक, मेटल या एक कमोडिटी जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस समय आपको दिखेगा। इसके अलावा जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इन सारे कमोडिटीज में आपको दिख रहा है। लेड थोड़ा सुस्त है, बट जिंक, एल्यूमिनियम यहां पर भी नजर आ रही है, दमदार तेजी हो रही है। इसलिए आप पूरे के पूरे मेटल्स पैक में आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं। 1.5 से 2-3% तक की तेजी आपको बेस मेटल्स में आती हुई दिखेगी। गोल्ड और सिल्वर आज ये भी संभले हैं। गोल्ड पर देखिए 46,350 के करीब ट्रेड हो रहा है, हल्की सी खरीदारी आती हुई दिख रही है। सिल्वर पर भी आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं, पॉजिटिव मूव्स आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक दमदार रिकवरी का ट्रेंड है। तो गोल्ड सिल्वर रिकवर कर रहे हैं, बेस मेटल्स लीड कर रहे हैं और कच्चा तेल भी बाउंस बैक कर रहा है। थर्सडे और फ्राइडे को हमने जो गिरावट देखी थी वहां से अच्छा उछाल आया है। 1.5% की तेजी के साथ 4350 के ऊपर आपको कच्चा तेल दिखेगा। नेचुरल गैस में सुस्ती है, 2% की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। तो दमदार एक्शन है आज कमोडिटी बास्केट में, और यहीं से आप लीड इंडिकेटर्स आते हुए देख रहे हैं, जहां तक कि कमोडिटी स्टॉक्स में तेजी का रुझान है। क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? आइए ले कुछ कॉल्स। एंजल कमोडिटी की तरफ से हमारे पास कॉल्स आती हुई दिख रही हैं इस समय। गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचना है, 46,400 के लेवल्स पर बेचे, 46,800 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 45,800 का। सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट बेचिए 69,700 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 7600 और आपका टारगेट होगा 68,500। कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट
खरीदना है, कोई सरप्राइज नहीं वहां पर। 698 के लेवल्स पर करें खरीदारी, स्टॉप लॉस 693, टारगेट 706। और क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 4320 के लेवल्स पर, स्टॉप लॉस 4270, टारगेट 4420। तो क्रूड और कॉपर खरीदें, गोल्ड और सिल्वर बेचें, ये है एंजल कमोडिटी की राय। और अनिल जी, कॉपर इतना दमदार एक्शन है तो आज फोकस भी यहीं पर रहेगा। 11:26 पर कॉपर बना टॉपर, ये है हमारा स्पेशल शो सर। लगातार नया रिकॉर्ड दिख रहा है, 9 साल की ऊंचाई पर है, दमदार तेजी है। क्या ये आगे बरकरार रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स और क्या ड्राइव कर रहा है ये एक्शन, सब बताएंगे 11:26 पर। कॉपर बना टॉपर। ओके, तो कॉपर बना टॉपर, कॉपर में जो बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है उस पर रहेगा आज का विशेष आयोजन, इस पर रखिएगा नजर। लेकिन इस बीच बाजार ढीले होते दिख रहे हैं, ठीक है नहीं, वापस से थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसला था, अब वापस से हरे में आया है। निफ्टी भी 14,925 के लोज के आसपास फिर से आता हुआ दिखा, तो मजा नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा लगा था कि एक बार बड़ा मतलब कोशिश की और शायद निकल जाए, लेकिन वो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो 36-100 के आसपास का है, वहां से हल्की कमजोरी आती दिखी है। नीचे की तरफ 35,850 पहला लेवल है और उसके बाद 35,600-650 के आसपास। देखते हैं क्या कुछ होता है। दोनों तरफ के ट्रेड अभी आपको बनते हुए दिख रहे हैं, तो उतार चढ़ाव बरकरार है बाजार में। आइए, अब वक्त है 10 की कमाई की शुरुआत करने का। जैन साहब हमारे साथ तैयार है, तो पहली पिक जैन साहब से ही ले ली जाए। जैन साहब बताइए, आपका आज का 10 की कमाई का स्टॉक। ये आज की 10 की कमाई का स्टॉक है जीएनएफसी। देखिए, ये मैं आज जो न्यूज थी उसके हिसाब से रिएक्शन मुझे कम लगा, और चूंकि मार्केट्स थोड़े नर्वस है और जो मैं कह रहा था कि जनरली स्टॉक्स अब कम परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज पे भी अब परफॉर्म नहीं किया है, तो मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त। आज जी बिजनेस की जो स्पेशल न्यूज है, तो मैं उसको देखकर काफी, मैं सुबह बहुत वो था कि मुझे लगता है कि ये कम से कम 7-8-10% का मूव आना चाहिए था, जो कि नहीं आया और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट किया हुआ। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इस स्टॉक को ले। फंडामेंटल्स आर फैंटास्टिक, और ये मैं पहली बार रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया, क्योंकि इट शोज दैट कि कन्विक्शन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंटली दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त है कंपनी के, और अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो 113 करोड़ का पैट था, उसके सामने 243 करोड़ का पैट। जीरो डेट कंपनी, फर्टिलाइजर्स में है, केमिकल्स में है, आईटी भी छोटा मोटा उनका एक सेगमेंट है जहां से रेवेन्यू आती है। डिविडेंड यील्ड 2.15, स्टॉक का पी मल्टीपल 5.7, और उससे भी बढ़िया जो नेट प्रॉफिट का कैगर है पिछले 3 साल का, वो करीब 19%। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और बहुत जबरदस्त कन्विक्शन आता है। और उससे बढ़िया बात है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि अब थोड़ा कॉशियस होने का समय आ गया है, बहुत एक्सुबरेंस नहीं दिखाएं, तो स्टॉक्स बहुत चुन के लेना होगा। और उनमें से एक बहुत बढ़िया स्टॉक आइडिया है जीएनएफसी। सो आई एम वेरी बुलिश, बहुत कन्विक्शन है, डाउनसाइड बहुत कम लगता है, इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए लेवल्स पे 290 के टारगेट्स के लिए। ओके, 290 के टारगेट है जीएनएफसी। और देखिए, आज सुबह सबसे पहले खबर भी हमने आपको ही दी थी, स्टॉक में मूवमेंट भी आ रहा है, थोड़ा फिसला है, तो जैन साहब आपको कह रहे हैं ये वापस एंट्री के लिए अट्रैक्टिव लेवल है। आइए जीएनएफसी पर रखें नजर। सिमी जी से भी जानते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया, बताएं सिमी जी। एक्सक्यूज मी, मेरा 10 की कमाई का आइडिया है टाटा मेटलिक, जिसमें एक कंसोलिडेशन था, फ्राइडे को ब्रेकडाउन भी आया था, पर स्टॉक 700 के आसपास मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। आज सुबह से थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका मिल गया था फ्राइडे को लेने के लिए। आज भी करंट लेवल पर खरीदा जा सकता है, 766-65 के आसपास दाम है। स्टॉप लॉस 700 का ही मेंटेन करना पड़ेगा, 705 का इनफैक्ट, जो फ्राइडे का 705 के आसपास एक्चुअली इसका 250 डेमा है, तो वही स्टॉप लॉस होगा। 705 का स्टॉप लॉस होगा, 766 के आसपास मैं दे रही हूँ, और इसका जो टारगेट होगा वो 900 से 950 का होगा, और वो भी नेक्स्ट 2 से 4 महीने में मुझे लगता है कि ये वापस से 900 से 950 का रेंज छू सकता है। तो टाटा मेटलिक मेरा 10 की कमाई का स्टॉक। ओके, और आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाली है कॉर्पोरेट रेडार पर 12 बजे, तो आप कंपनी के फंडामेंटल पर्सपेक्टिव भी जान सकते हैं, कैसे रहे नतीजे, क्या है आउटलुक, ये जो मेटल शेयर्स में दमदार तेजी आ रही है उससे भी क्या कंपनी का आउटलुक बन रहा है, प्राइसिंग पावर क्या है इस समय। तो पूरी चर्चा हम 12 बजे करेंगे मैनेजमेंट के साथ। एमडी संदीप कुमार साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही टाटा मेटालिक्स सिमी जी को पसंद है एक एज अ पोजिशनल प्ले 10 की कमाई के लिए, नजर रखे।
इस काउंटर पर। इस बीच भारत डायनामिक्स यहां पर नजर रखिए, एक्चुअली पूरे डिफेंस पैक पर ही आप नजर रखिए। एक डिफेंस वेबिनार को प्राइम मिनिस्टर मोदी संबोधित करने वाले हैं और हम सारे डिफेंस स्टॉक्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। भारत डायनामिक्स सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, 3.5% की तेजी आ रही है इस पे। और हमने जब स्पेशल जोड़ी स्टॉक्स आपको बताया था वैलेंटाइंस डे पे, तो 2 स्टॉक्स हमने हाईलाइट करे थे जो प्योर प्ले डिफेंस स्टॉक्स है, भारत डायनामिक्स और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और देखिए दोनों में ही साथ साथ एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, अपमूव आ रही है। 3% ऊपर, 4% ऊपर भारत डायनामिक्स और 2% ऊपर आपको HAL आते हुए दिख रहे हैं। 10:50 पर, यानी कि अब से बस 45 मिनट में ये वेबिनार होने वाला है। सुमित जी जरा चार्ट्स देखकर बताएं, दोनों ही स्टॉक्स पर आपसे पहले भी चर्चा करी और दोनों ही स्टॉक्स आपको पसंद है, मूव आ रही है, ट्रेड के लिए कौन सा बेटर है इस समय? भारत डायनामिक्स ज्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे सीएमबी पे। 350-355 का अभी भाव चल रहा है। भारत डायनामिक्स में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, स्टॉक पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है स्टॉक यहाँ से ऊपर में 375 से 380 के इमीडिएट टारगेट दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 335 रुपए, 340 रुपए के आसपास है। तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश इनिशिएट करें। 370-380 के टारगेट बीडीएल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के अंदर भी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए और इस बारी 1100 का लेवल क्रॉस होना चाहिए। 1100 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 1150 से 1170 रुपए तक का मूव HAL के अंदर देखने को मिल सकता है। दोनों स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस BDL CMP पे बाय। ओके, खरीदारी करने की राय भारत डायनामिक्स करंट प्राइसेस पे। आइए अब करते हैं SPL मिड कैप स्टॉक्स की शुरुआत। 2 खास मेहमान विकास सेठी साहब और राजेश पालवे जी हमारे साथ हैं तैयार। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है आप दोनों का। राजेश जी कीजिए शुभ शुरुआत अपने लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी जो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी वो रहेगी कैमलिन फाइन साइंसेस। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और पिछले 2 दिन में अगर हम देखें तो काफी अच्छा मूव विद वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला और जिस तरीके से ब्रेकआउट इसमें डेली चार्ट पे हुआ, ये स्टॉक पे हमें लगता है कि अब यहाँ से स्टॉक को एक इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए। स्टॉक का बेस बना है करीब 100 रुपए के आसपास। स्टॉक ने काफी टाइम बिताया है 100 रुपए से 115-120 की रेंज में। अब स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 150-160 की तरफ मूव करता हुआ दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से अगर कोई करेक्टिव एक्शन भी आती है तो इसको ऐड करें। 105 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 160 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। तो कैमलिन फाइन साइंस बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। तो कैमलिन फाइन साइंस ये है एक बेहतरीन मजबूत स्टॉक। मालामाल वीकली में भी हमने इस स्टॉक को 90-95 रुपए की रेंज में रिकमेंड किया था। उसके बाद से बढ़ा भी, फिर वापस 90-95 आया, फिर वापस 125-30। बहुत ही बढ़िया एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी। 105 के स्टॉप लॉस से खरीदिए आप। ये है राय राजेश जी की तरफ से 160 के टारगेट के लिए। और मुझे याद है सेठी साहब ने भी रिकमेंड किया। सेठी साहब आपके रिकमेंड किया हुआ स्टॉक ये कैमलिन फाइन भी है। एक और हाँ सुबह से याद आ रहा आपका वाटेक वाबाग, वो भी स्टॉक बड़ा जबरदस्त एक्शन में, वो भी आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में था आज, जिस पर एक बड़ी तगड़ी नोमरा की रिपोर्ट भी आई। यूबीएस की नोमरा की है, नोमरा की रिपोर्ट जरा उस पर भी एक बार आई दीजिए आप। नहीं बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। ये वाटेक वाबाग मैंने पिछले 1-2 महीने में 3 से 4 बार ऑलरेडी रिकमेंड किया है और हाल ही में बजट के पहले ही जो बजट पे चूंकि वाटर पे मैं बुलिश था तो वाटेक वाबाग को मैंने 190 के लेवल पे रिकमेंड करा और वहां से अभी देखिए 260 के आसपास भाव आ गए। नोमुरा ने जबरदस्त रिपोर्ट दी है, 450 तक के टारगेट दिए हैं। स्टॉक मुझे पसंद है, जिन्होंने मेरे बोलने पे पहले लिया हुआ है उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह है और ये स्टॉक यहां से भी और कमाल करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। वाटेक वाबाग बने रहे 190 रुपए पर। सेठी साहब की तरफ से रिकमेंडेशन भी हुई थी, ये स्टॉक मजबूत ट्रेड करता हुआ। सेठी साहब बताइए आज की आपकी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की लॉन्ग टर्म पिक है ये स्टॉक भी कॉमन हो गया। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था संदीप ने वही स्टॉक 10 की कमाई में दे दिया, GNFC। एक बेहद ही फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। संदीप ने भी पूरे डिटेल्स इसके बता दिए। 1-2 पॉइंट जो उसने छोड़ दिया है कि ये FMCG कारोबार में भी है, नीम बेस्ड इनके FMCG प्रोडक्ट्स भी आते हैं जहां पे भी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है। उसके अलावा TDI बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है जिसका 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है भारत में। और आज इनके एक प्रोडक्ट पे अभी मैं मतलब सुबह देख रहा था चैनल, तो उसमें बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ाई है या बढ़ाने वाली है इनके एक प्रोडक्ट पे, उसका फायदा होना है।
बाकी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, 5.5-6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, 240 का भी भाव है और पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड दिया है, तो हर तरह से अच्छा है और इतने एलिवेटेड लेवल्स में बाजार है, तो एक सेफ स्टॉक है जहां पे डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है और मुझे लगता है 9 से 12 महीने में इस स्टॉक में 325 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है जीएनएफसी में। ओके, तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करें जीएनएफसी पर। यह है सेठी साहब को पसंद, और अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब ने भी यहां पर आपको खरीदारी की राय दी थी, तो बढ़िया एक्शन इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। आइए एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं वागले साहब से, बिगुल वागले का वंडर। बढ़िया वागले साहब। दीपांशु, ये स्टॉक मैंने पिक ऑफ द वीक में कवर किया है। मुझे लगता है ड्यूरिंग द वीक तो ये आउट परफॉर्म करेगा। स्टॉक है टॉरेंट पावर, लेकिन मुझे आज के दिन में भी 383 के भाव पे 3 रुपए का रिस्क लेके लेने जैसा लगता है। 393, 396 के लेवल्स शायद आज और कल में आ सकते हैं, तो ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे भी होगा। ओके, तो 393, 396 के लेवल्स के लिए टॉरेंट पावर पर खरीदारी, ये आज का ही ट्रेड आ रहा है। वीक के लिए तो वागले साहब ने आपको यहां पर खरीदारी की राय ऑलरेडी दी है बड़े टारगेट से, और जो वीकली टारगेट है वो भी आपको आते हुए दिख सकता है, तो क्वाइट पॉसिबल एज अ ट्रेड भी इन लेवल्स पर आप इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, और इस बीच निफ्टी थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा दिन के लो पॉइंट पर, और सबसे बड़ी बात यह कि शुक्रवार का लो जो था 14,898 यानी कि 14,900 समझ लो, उसके भी नीचे आता हुआ दिखा, तो थोड़ी कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो फाइनली बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं खींच पाया, निफ्टी ने बैंक निफ्टी को नीचे खींच लिया, वो आप दिख रहा। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी तक बैंक निफ्टी ने अपने शुक्रवार के लोज और आज के लोज तोड़े नहीं है, लेकिन मजबूती भी नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है, स्पेशली निफ्टी में नहीं है। कौन है निफ्टी पर दबाव किससे बन रहा है अभी? ऐसा कौन है जो गिरने को ज्यादा? ITCO 4-4.5%, जिसमें 5 रुपए तो डिविडेंड है और 4 रुपए और गिर गया जी। ओके, तो 4 रुपए की कमजोरी है और 5 रुपए का डिविडेंड, लेकिन इंडेक्स पे तो दबाव बनेगा ही, करेक्ट, भले एक्स डिविडेंड है तब भी बनेगा। LNT 3.5% नीचे, कोल इंडिया 2.5% नीचे, M&M, HDFC काफी है भाई गिरने वाले हैं। अलग अलग सेक्टर्स के कई सारे स्टॉक्स हैं जो थोड़े थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं। इनमें अगर सेक्टर के लिहाज से देखेंगे तो एक सेक्टर जो सबसे कमजोर होता दिख रहा है वो है ऑटो जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर, मारुति, ये कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक्चुअल निफ्टी की जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है। निफ्टी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है सेक्टर लीडर्स। रिलायंस कमजोर, TCS कमजोर, SBI कमजोर, ITC कमजोर, LNT कमजोर, HDFC लिमिटेड कमजोर, मारुति कमजोर। हर सेक्टर का टॉप स्टॉक जो है वो कमजोर रहा है, हर सेक्टर का टॉप स्टॉक कमजोर है। बस ये एक्सेप्ट है खाली टाटा स्टील को छोड़ दो और थोड़ा सा HDFC बैंक छोड़ दो, बट बाकी सारे सेक्टर लीडर वीक है, जिसका असर आपको दिख रहा है इस वक्त। और सर इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्हीं सेक्टर्स की जो बाकी कंपनीज हैं वो खराब नहीं, हाँ ये लीडर्स खराब हो रहे हैं। हाँ, तो किसी का तो बड़ा मन है इंडेक्स को धोने का जो दिख भी रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और अब SPL मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है पोजिशनल पिक का। सेठी साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक पहले। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की पोजीशन पिक है वो वापस एग्री फोकस स्टॉक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया। ये सीड्स, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर्स, ये सब कारोबार में है। दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो पीएस के कंपैरिजन में सस्ता ट्रेड करता है, अभी 260 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। बाकी भी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0.04 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनली मेरा इसमें 290 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 245 का। ओके, ये है राय आपके लिए इस वक्त रिलीज इंडिया में खरीदारी करने के लिहाज से आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और इस बीच जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये है वो स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आज बड़ी तेजी है क्योंकि एक एक्विजिशन की आई है खबर। तो ये एक्विजिशन कितना बड़ा है, कितने काम का है और कब कैसे होगा और साइज क्या है, तो जरा सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ वरुण तैयार है। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, जब एक तो जुबिलेंट के साथ एक किस्सा है, जब एक्विजिशन की खबर आती है या फिर कोई और कारोबार ये शुरू करते हैं ना, स्टॉक में तेजी होती है। अच्छा, भले वो कितना भी EPS एक्रेटिव हो ना हो, लेकिन अच्छा, स्टॉक में तेजी खबर चाहिए, बस इसको खबर चाहिए। मुझे याद है बिरयानी की खबर आई थी इस कंपनी को लेकर, तब किस तरह से चला था स्टॉक। 2 दिन में आई थिंक 10-12% ट्राई किया आपने इसकी बिरयानी? नहीं सर, अभी तक नहीं। इसे बाहर का खाना ही छोड़ दिया। जो छोड़ा तो ट्राई किया। अच्छा, एक मिनट, सिर्फ दिल्ली में है सर अभी दिल्ली में? तो फिर कुणाल जी राकेश जी, आप लोगों ने किसी ट्राई किया कि नहीं किया अभी तक?
नहीं अनिल जी, ये गुड़गांव में अनिल जी अभी तो मैंने अभी ट्राई नहीं करा अनिल जी। अच्छा, गुड़गांव तो ऐसे जैसे आप अमेरिका बता रहे हो, आपके तो पड़ोस में तो इतना तो पास में इधर से गुड़गांव आ गया। मैं तो चला हूं ना आपके साथ में, देखा है मैंने शुक्रवार के दिन। ऐसे गुड़गांव क्या बता रहे हो गोंसल जी? जी बताए, कुणाल जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए अनिल जी, जब आप अनिल जी कहीं पर अभी तक विज्ञापन नहीं देखा अनिल जी, पहले दिन ही विज्ञापन आया था फिर गायब हो गए। अब पता चला कुणाल जी भी बाकी बच्चों की तरह विज्ञापन देख कर खाते हैं। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, आज सुबह गैब्रियल को आप लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जब आप गुड़गांव जा रहे थे तो अनिल जी आपने गैब्रियल के प्लांट को भी देखा था। हाँ बिल्कुल। उस वजह से थोड़ी बड़ा है, ब्लॉक डील्स भी है। देखा तो मैंने भी, और भी बहुत कुछ था, बाकी सारे नहीं बढ़े। डीएलएफ का भी बहुत सारी डीएलएफ के मॉल्स भी है, सारी बिल्डिंग्स भी देखी थी, वो नहीं बढ़ा। तो मुझे गलतफहमी नहीं कि मेरे देखने की वजह से बढ़ा है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। तो ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स जिस पर रिसर्च लाए। वरुण बताइए बाकी डिटेल्स। अनिल जी, इन्होंने नेदरलैंड की एक कंपनी है फाइट्स फूड सिस्टम नाम की, उसका अधिग्रहण किया, 250 करोड़ में अधिग्रहण किया गया है। ठीक है। अब इनको 250 करोड़ रुपए। हाँ, 250 करोड़ रुपए में है ना। तो इनको बेसिकली इंटरेस्ट है डीपी यूरेशिया में, जो कि फाइट फूड सिस्टम है, उसके पास डीपी यूरेशिया के 33% के आसपास की होल्डिंग है। तो अब इन्होंने क्योंकि फाइट फूड खरीद लिया है, तो इनके पास डीपी यूरेशिया के 32.81% होल्डिंग जो है वो आ गई। अब डीपी यूरेशिया इनके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीपी यूरेशिया का टर्की, रूस, अजरबैजान और साथ ही साथ जॉर्जिया में काफी बड़ा डोमिनोज पिज्जा की जो एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी है वो डीपी यूरेशिया के पास है। अब ये कंपनी के लिए ये अधिग्रहण क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए डीपी यूरेशिया के पास करीब 770 के आसपास स्टोर जो है डोमिनोज के वो है अक्रॉस जो जगह मैंने आपको बताई वहां सब। इस अधिग्रहण के पास ये सारे स्टोर जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स के हो जाएंगे और इसके बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो नंबर ऑफ स्टोर है वो 2000 के ऊपर हो जाएंगे। अब तक डोमिनोज के सबसे ज्यादा स्टोर जो है वो डोमिनोज ऑस्ट्रेलिया के पास है जो कि 2600 के आसपास है। तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डोमिनोज पिज्जा का अगर कोई प्लेयर बन जाएगा तो वो जुबिलेंट फूडवर्क बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डीपी यूरेशिया के एक बहुत बड़ी तकलीफ है रशिया का कारोबार। इनका मेन कारोबार जो है वो टर्की से आता है, करीब 75% के आसपास के रेवेन्यू आते हैं, लेकिन बाकी जो रशिया का कारोबार है वहां तकलीफ की वजह से पिछले 3 साल में डीपी यूरेशिया के स्टॉक प्राइस करीब 70% गिरा है और इसके लिए जो ईवी बाय एबिटा है वो करीब 8 टाइम्स के आसपास आ गया है। तो वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे इस कंपनी ने खरीदा 8 टाइम्स ईवी बाय एबिटा, काफी सारी रिपोर्ट्स बता रही है कि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। हाँ, क्यों अब इसको करना क्या है? बाद में पहले दूसरी चीज बताओ। तो अभी जैसे ये कहाँ नीदरलैंड नहीं, टर्की, अजरबैजान, रूस और जॉर्जिया, मतलब वहाँ पे पूरे 4-5 ये देश आसपास में ही है। हाँ, अजरबैजान तो मैं गया हूँ, मुझे देखा था, मैंने आपकी फोटो देखी। बताने के लिए मैं मतलब बता रहा था वहाँ पे डोमिनोज का कैसे बताया कि हम विदेश यात्रा करके आए हैं, तो बताने का कुछ मौका ढूंढ रहा था मैं, तो मैंने कहा बता दूं आपको। लेकिन एक चीज है, तो वहाँ पे भी क्या डोमिनोज ही खोलेंगे? हाँ, डोमिनोज ही है जिसको डोमिनोज फ्रेंचाइजी ब्रांड। अच्छा, वो फ्रेंचाइजी को इन्होंने ले लिया? इन्होंने ले लिया, पूरा ले लिया उसको। तो अब वहाँ जो स्टोर है वो इनके हो गए। अच्छा, है डोमिनोज? हाँ, है तो डोमिनोज ही। तो वो आपने ज्योग्राफिकली एक्सपांशन कर लिया आपने इस एक्विजिशन को करके। और 8 टाइम्स ईवी बाय एबिटा, जुबिलेंट का खुद का ईवी बाय एबिटा जो है 29-30 टाइम्स के आसपास। वो तो हमारी वजह से है। तो बाकी हिंदुस्तान के इन्वेस्टर जो महंगा खरीद रहे। तो लेकिन बाकी को अगर इसके पीएस को भी अगर आप देख रहे हो तो कम से कम 10 के ऊपर का ईवी बाय एबिटा तो है ही। तो उस लिहाज से कंपनी इनको बहुत सस्ते में मिल गई। 25 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के ऊपर, वो तो जुबिलेंट ऐसे ही चुका देगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, ईपीएस एक्रेटिव। ये तो मजे की बात है ना, 8 के ईवी एबिटा की कंपनी लो, 30 के ईवी एबिटा की कंपनी में मर्ज करो, एग्जिस्टिंग का भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। तो वही बात है ना, इसके तो 4-5% लग गया। मतलब 7-8 टाइम ईवी एबिटा रेटिंग तो आपकी ऐसे ही होगी। ये एक बढ़िया काम है यार। तो अगर यही बिजनेस करे बढ़े ना भी, तभी जुबिलेंट सस्ता लगने लगेगा आपको इंटीग्रेशन होने के बाद। जुबिलेंट फूड के वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे कि आपने सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी मर्ज कर दिया। बट इंटरेस्टिंग, राइट। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि जुबिलेंट चल रहा है। तो अब जुबिलेंट के पास 2000 से ज्यादा स्टोर हो जाएंगे ग्लोबली। सेकंड बिगेस्ट आउटलेट्स, तो सेकंड बिगेस्ट हो जाएगा ये अब ऑस्ट्रेलिया वाली के बाद। ऑस्ट्रेलिया वाली उसके पास 2600 के आसपास है। बढ़िया। फिर जो डोमिनोज है वो भी जुबिलेंट पे डिपेंडेंट रहेगा एक्चुअली। जुबिलेंट डोमिनोज पे डिपेंडेंट है, बराबर है। टर्म्स, बेटर टर्म्स पे भी शायद ये काम कर नेगोशिएशन बढ़िया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए, ये है जुबिलेंट की पूरी कहानी और स्टॉक है
5%, 4.5% मजबूत, 3075 कमाल है, बहुत ही बढ़िया। जैन साहब से तो कभी खरीदा नहीं गया। जैन साहब अब बताओ, हमने पूरी रिसर्च आप ही के लिए की, समझो ऐसा, अब क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बट क्या करूं मैं अनिल जी, मेरे को समझ में नहीं आता 235 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक कैसे खरीदा जाए। मतलब है तो ये फ्रेंचाइजी, पता नहीं, देखिए नेगोशिएटिंग पावर्स बढ़ती है, सब कुछ इन्होंने किया और पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए उनके साथ भी। और बाकी देखिए बहुत बढ़िया धंधा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बट हर चीज का एक भाव होता है। और फिर इस टाइप के मार्केट में जहां मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, निफ्टी जब इस तरीके से थोड़ा करेक्ट कर रहा है, 15,400 2 बार जाके ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, तो ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए इस करेक्शन को। मैं यही कहूंगा कि हमें सस्ते स्टॉक्स में रहना है, जैसे मैंने बोला, अभी सेठी साहब ने भी बोला, जीएनएफसी टाइप के, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर ये देखिए वो 5 का पी मल्टीपल और ये 235 का पी मल्टीपल जबरदस्त चला हुआ है। अब यही है कि जिन्होंने ले रखा वो बेचते नहीं है और नए लोग जो आते हैं वो ऊपर के लेवल्स पे आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, बट यस दिस डेवलपमेंट इज वेरी गुड। यही टाइप से ही ये लोग अपने जो एक्विजिशंस होते हैं इनऑर्गेनिकली अपने बैलेंस शीट्स को भी ठीक करते हैं और ग्रोथ भी लाते हैं। सो इट्स अ होल्ड। तो इनडायरेक्टली जैन साहब ये कह रहे हैं, जैसे वो राजस्थान रोडवेज की बसेज में लिखा होता है ना जयपुर में, यात्री अपने सामान का ध्यान स्वयं रखे, वैसे ही निवेशक अब जुबिलेंट फूड में पैसा लग रहा था, अपने पैसे का ध्यान स्वयं रखे। वैसी चेतावनी जैन साहब की तरफ से। महंगा शेयर है लेकिन है, इसमें कोई डाउट नहीं, सबका पसंदीदा स्पेशली फंड बिजनेस का। आज सुमित जी की पिक ऑफ द वीक भी थी सर। हाँ सुमित जी का, अच्छा आज ही थी ना, अरे क्या बात है, 3100 और 3200 रुपए के टारगेट के लिए सुमित जी ने खरीदारी की राय दी। 3100 तो पहुंचने की तैयारी में 13 रुपए बचा है, तो मैं तो सोच रहा हूँ सुमित जी को ग्रेस मार्क देके पास ही कर दूं। सुमित जी आपका टारगेट हिट हो गया, मार्केट भी खराब हो रहा है, लगे आज इधर ही करवा देते, तो 3087 तो हो ही गया, अब 3100 में बचा किया, तो ठीक है। सुमित जी की तरफ से पिक ऑफ द वीक, अगर देखो एक हफ्ते का है और पहले घंटे में हो जाए तो इतना ग्रेस मार्क तो बनता है 13 रुपए का। तो सुमित जी टारगेट हिट बधाई आपको। और अब बढ़ते आगे, अब है आपके लिए पोजिशनल पिक हमारे राजेश जी की तरफ से। राजेश जी बताएं सर। जी अनिल जी, तो अनिल जी पोजिशनल पिक रहेगी, वो स्टॉक रहेगा स्टार सीमेंट। ये स्टॉक में देखें तो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में 108 के आसपास तक एक हाई बनाया, वहां से वापस से पिछले 4-5 वीक से देखें तो एक कंसोलिडेशन का मूव, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। बट अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे वो ब्रेकआउट अभी भी इंटेक्ट है वीकली सेटअप के हिसाब से, और स्टॉक पिछले 3-4 वीक से ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके बाइंग एक्शन दिखा रहा है। जिस तरीके से इसमें सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है कि यहाँ से स्टार सीमेंट को पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। 98 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 98-95 ये बाय रेंज सजेस्ट करेंगे। 90 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट जो आना चाहिए इस स्टॉक पे अब यहाँ से वो आना चाहिए करीब 125 के, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 120-125 के टारगेट स्टार सीमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो कैमलिन फाइन लॉन्ग टर्म, स्टार सीमेंट पोजिशनल, यहां पर खरीदिए 95-99 रुपए के आसपास और 90 रुपए का स्टॉप लॉस, 125 का टारगेट। ये राय है राजेश जी की तरफ से। शॉर्ट टर्म पिक्स बाकी है सेठी साहब की भी, राजेश जी की। सेठी साहब से एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक पर भी बात करना है मुझे, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है। पुरानी कोई रिकमेंडेशन? हाँ सही पकड़े, बस ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से 10 की कमाई में। ढेर सारे स्टॉक्स एक्शन में और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक लेने का। सेठी साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अरे नहीं एक मिनट, शॉर्ट टर्म पिक बताएं, उससे पहले मैंने बोला था ना आपसे एक स्टॉक पे बात करनी है और वो विशेष स्टॉक। अच्छा ब्रेक में अंदाज लगा लिया दीप ने, दीप आपने अंदाज सही लगाया सर। एक्शन में भी भरपूर है वो स्टॉक और खबरों में भी अब तो आ रहा है वो। बिल्कुल, तो ये स्टॉक है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज। और एक मिनट जरा कुणाल जी, राकेश जी सबको एक साथ दिखाओ, एक मिनट। हाँ जैन साहब भी, राजेश जी भी, और सब लोग सामने देखें, कोई भी गूगल करने की कोशिश न करें, मेरी नजर आप सब लोगों पे ऊपर है। हेमिस्फेयर का मतलब किसको पता है? सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में जैन साहब, इंग्लिश तो हमें भी आती है, हिंदी नहीं आती, इसकी प्रॉब्लम है।
क्या अनिल जी, अर्ध चक्र ऐसा है क्या कुछ? क्या 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 वापस बोलिए? अर्ध चक्र ऐसा कुछ है? अर्ध चक्र, ओके ओके। और कोई है तो कुछ आफे से रिलेटेड, नॉर्दर्न साउदर्न है तो अनिल जी कुछ भाई साहब, सुमित जी और राजेश जी के लिए बड़ा चैलेंज है ये तो। मतलब इंदौर और राजस्थान वालों को नहीं आ रहा तो बड़ा मामला गड़बड़ है ये तो। अरे सर मैं आप जैन साहब को तो नहीं आया, खैर जैन साहब ने तो हार ही मान ली। लेकिन अच्छा, आप काफी नजदीक पहुंच गए थे वैसे। बिल्कुल शेरी साहब ने जो अर्ध चक्र बताया वो अर्ध गोलार्ध या गोलार्ध, अर्ध क्या गोलार्ध आधे होता है, आधा गोला, हाफ सर्कल, हिंदी में हाफ सर्कल, मतलब वही आधा हाँ अर्ध चक्र एकदम सही है। अच्छा, आपको पूरे मार्क्स अर्ध चक्र बनाने के। और उसकी वजह सर साहब एक और है, क्योंकि स्टॉक्स भी आपने बहुत सही समय पे बताया था, इसलिए भी मैं थोड़ा बायस होकर पूरे मार्क्स दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा है, हेमिस्फीयर पे आज एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। लगभग सारी सरकारी कंपनी में सरकार हिस्सेदारी बेचने के मूड में है, घटाने के मूड में। ये अकेली कंपनी जिसमें सरकार हिस्सेदारी बढ़ाने के मूड में। ये बड़ा मतलब जबरदस्त बदलाव है। 24 फरवरी को होगी हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की बोर्ड बैठक, और इसमें प्रेफरेंस शेयरों के से 700 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। तो सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए जाएंगे, यानी कि सरकार 700 करोड़ रुपए इस कंपनी में डालने की तैयारी। अब आप समझिए हुए, इतना बड़ा लैंड बैंक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं सरकार की तरफ से बड़े डेवलपमेंट करने के जो इरादे है। 740 एकड़ जमीन जो है। तो शेरी साहब पहले तो बताएं इस खबर को कैसे देखते हैं और स्टॉक पर आपकी राय क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से 200 के पार निकलने के बाद करेक्शन होकर नीचे भी आ गया। अभी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, देखिए खबर तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे बहुत ही रेयरली सुना जाता है कि सरकार भी किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने जा रही है, तो डेफिनेटली वैल्यू वाइज सरकार को भी बहुत ही अंडर वैल्यूड लगता होगा ये स्टॉक। और देखिए अनिल जी, ये तो मैं आपको भी नोटिस कर रहा हूँ कि मैंने तो खैर ये जब टाटा कम्युनिकेशंस के जमाने से इस स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ, जब ये डीमर्ज नहीं हुआ था कि अगर वो खरीदेंगे तो ये भी मिलेगा, उस समय इसकी लैंड बैंक की वैल्यू आती जा रही थी 12,000-15,000 करोड़ की। तो अब तो ये फिर आपने शायद 80-85 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड किया, वहां से 2.5 गुना ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। बट आज भी आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इनकी जो लैंड बैंक की वैल्यू है, वो जिस तरह की तेजी रियल एस्टेट सेक्टर में देखी जा रही है, लैंड में देखी जा रही है, मुझे लगता है 12-15 हजार करोड़ की वापस से इनकी लैंड बैंक की वैल्यू होगी। और आज ये स्टॉक की टोटल मार्केट कैप करीबन ये बढ़त के बाद भी 5,000 करोड़ की है। तो हर तरह से स्टॉक अंडर वैल्यूड लगता है, बहुत गुंजाइश है अभी भी। और जिन्होंने आपके बोलने पे या मेरे बोलने पे भी लेके रखा हुआ है, उनको बने रहने की सलाह रहेगी। यहां से अच्छे पोटेंशियल 50% अपसाइड इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स इस स्टॉक में और आ सकते हैं। ओके, तो चलिए ये बात करते करते आप देखिए स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट पर पहुंचता हुआ नीचे से एकदम ऊपर की तरफ तेज दौड़ लगा था। 179 से 187 बढ़िया, अच्छी खबर है। अब ये है कि किस प्राइस पर लेते गए, सवाल वो नहीं प्राइस क्या होगी, क्योंकि हो सकता है सेबी फॉर्मूले के हिसाब से प्राइस कुछ और है, बट सवाल ये कि पैसा आ रहा है कंपनी में, वो भी सरकार डाल रही है। करेक्ट। और जाहिर सी बात है 740 एकड़ जमीन जो है उसमें से 500 एकड़ से ज्यादा पुणे में है, बाकी मुंबई में है, दिल्ली में है, शायद बेंगलोर में भी है, प्राइम लोकेशंस पे। एमबीसीसी शायद डेवलप भी करेगा। तो ये बड़ी खबर है हेमिस्फीयर के लिए, जिसके दम पर स्टॉक एक्शन में आता हुआ दिखा। आइए सही साहब बताइए आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, जो आज की शॉर्ट टर्म पिक है वो भी वापस से टाटा ग्रुप की कंपनी है। थोड़ी देर पहले मैंने रैलिस का जिक्र किया था एज ए पोजिशनल कॉल। ये शॉर्ट टर्म पिक है टाटा मेटेलिक्स। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा स्टील इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी ओन करती है। ये कंपनी डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने वाली भारत की सबसे लीडिंग कंपनी है। और ये डक्टाइल आयरन पाइप्स का यूज होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। तो जिस तरह से सरकार का बजट में भी फोकस रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, फिर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर से रिलेटेड कई योजनाएं, हर नल जल ऐसे करके भी एक स्कीम उन्होंने लॉन्च करी। मुझे लगता है टाटा मेटेलिक्स शुड बी अ मेजर बेनिफिशियरी। फंडामेंटल्स की तो कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 18-19 के मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। दिसंबर तिमाही में 75 करोड़ के प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे, जो कि पिछले साल सिर्फ 45 करोड़ के थे। तो दिसंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रिटर्न रेशियो बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 18%। ये स्टॉक जो कि अभी 755-60 के आसपास ट्रेड करता है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। बहुत ही जल्दी 785 के टारगेट रहेंगे और 740 का स्टॉप लॉस। ओके, आज तो सिटी साहब आप थोड़ी लेट नहीं हो गए, ऐसा लग रहा है आपको कि पहले आपने जीएनएफसी देने के चक्कर में जैन साहब दे गए। रिकमेंड किया ना ये भी। हाँ, टाटा मेटेलिक्स तो सिमी जी ने कर दिया।
स्टॉक्स तो पहले से ही आइडेंटिफाइड होते हैं आने के बाद, तो उसके बाद अब देखा तो सीमी जी ने भी रेकमेंड कर दिया, बोला अच्छा स्टॉक है, ठीक है। आपने इन दोनों को बता तो नहीं दिया, एक तुम ले लो एक तुम ले लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, मुझे ऐसा डाउट हुआ इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूँ जल्दी मुझे। लेकिन अच्छे स्टॉक्स है, अच्छे लेवल्स हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली बढ़िया है, इसीलिए सबके रडार पर आते हैं। तो ये है आपके लिए टाटा मेटेलिक्स में खरीदारी करने के आए। हम बार बार बता चुके, जितनी बार जिक्र हो रहा है उतनी बार बार बताएंगे। टाटा मेटेलिक्स का मैनेजमेंट 12 बजे, तो जब स्टॉक इतना फंडामेंटली और टेक्निकली मजबूत है तो संदीप कुमार साहब को जरूर सुनिएगा। अच्छा, विवेक चांद सहगल साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ थोड़ी देर में, उनको भी हम सुनेंगे। उससे पहले जल्दी से राजेश जी की भी शॉर्ट टर्म पिक बाकी है। जी सर। राजेश जी बताएं सर आपका पिक। तो अनिल जी शॉर्ट टर्म पिक होगी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में लास्ट 2 सेशन में काफी अच्छी एक्शन देखने को मिली, और जिस तरीके से स्टॉक में डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ है वो ये दिखाता है कि अब ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 240 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो करंट लेवल से बाय करना है, 194 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक पे कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती तो ऐड करें। 240 हमें लगता है कि इसमें बहुत जल्द टारगेट देखने को मिलेंगे, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। ओके, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज यहां पर करके चले खरीदारी। स्टॉक बढ़िया एक्शन में और 200 के पार अब आप देख रहे हैं और होल्ड कर रहा है, और उससे भी अब ऊपर मूव करने के लिए तैयार है। आइए 10 की कमाई, राकेश जी कुणाल जी की तरफ से 10 की कमाई का आइडिया बाकी है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? दीपांशु, हमारा स्टॉक वही है जिसको अनिल जी ने मुहूर्त ट्रेडिंग पर रिकमेंड किया था, और आज मार्केट की वीकनेस में भी स्टॉक एक नया ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक है एबी कैपिटल, इसको एक्यूमुलेट करने की राय है, और ये स्टॉक तैयारी कर रहा है 113 से लेकर 115 के जोन को क्रैक करने की, और एक बार ये 113 से 115 का जोन क्रैक होगा तो अनिल जी के वो 150 वाले जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे जल्दी देखने को मिलेंगे। तो एबी कैपिटल को एक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, चार्ट को अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट्स को, तो आप देखते हैं कि स्टॉक ने एक बेस बनाया 40-50 रुपए के आसपास, और वहां से आप देखिए तो इसमें वॉल्यूम एडिशन शुरू हुआ, और ये जो पिछले कई महीनों का वॉल्यूम एडिशन है, स्टॉक ने एक बड़ा दमदार बेस निचले स्तरों पर बना लिया है। पहला रेजिस्टेंस मुझे चार्ट पर 120 रुपए पर 120 पर नजर आता है। 120 जैसे स्टॉक पार करेगा तो फिर इसमें जो सबकी हसरत है कि इसमें बड़ी तेजी बने, उस तरह की तेजी देखने को मिलेगी। तो 120 पार होगा तो 150 के लेवल्स आएंगे। मौजूदा स्तरों पर गिरावट में हमारी एक्यूमुलेट करके चुपचाप इसको होल्ड करने के आए। चुपचाप मतलब किसी को बताना नहीं? नहीं अनिल जी, शोर नहीं मचाना है। अनिल जी देखिए, दिक्कत ये होती है कि आप स्टॉक खरीदते हैं, आप उम्मीद करते हैं तुरंत भाग जाएगा। हाँ। तो अनिल जी इसको खरीदकर पेशेंटली धीरज के साथ बिना किसी को बताए आप होल्ड करें, और ये स्टॉक अनिल जी 150 रुपए तक जाएगा। बढ़ जाए तो भी शोर ना मचाए, घट जाए तो बिल्कुल चू चा आवाज ना निकले, बस ऐसा चुपचाप खरीद कर बैठ जाए। और भाई द बंसल जी, आपने शुरुआत ही इस बात से की कि ये वो पिक है जिसने आपने इस साल की कमाई के तौर पर दिया था, ये वो सारा मेरा माहौल बना के जो आपने ये एबी कैपिटल बोला है, इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो आप ही की, आज आप रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे बता दें सामूहिक जिम्मेदारी में कितना प्रतिशत हिस्सा मेरा है? देखिए अनिल जी, पूरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी अनिल जी इस पिक की मेरी, और अनिल जी एक चीज और बोलूंगा, देखिए अभी जैन साहब तो अनिल जी केमैन आइलैंड वगैरह होके आए हैं, जहां से ऑन एयर बोलने के बाद, जी बिजनेस पे बोलने के बाद हो सकता है उन्हें नोटिस भी आ जाए। और अनिल जी ये 150 रुपए होगा तो अनिल जी पूरी टीम जो है ना जाएगी बनाना आइलैंड। अनिल जी देखिए अनिल जी, बनाना आइलैंड जो है लेगोस में है, और दिस इज द न्यू डेस्टिनेशन फॉर बिलियनियर्स, और 4 बिलियनियर यहाँ पैनल पे बैठे हुए हैं। तो अनिल जी आपकी टिकट तो अनिल जी मैं और कुणाल जी फंड कर देंगे, बाकी अपने आप करेंगे, बट 150 रुपए होने पे अनिल जी हम लोग पार्टी करेंगे अनिल जी बनाना आइलैंड पर। वो तो सब ठीक है, जैन साहब तो केमैन आइलैंड ऐसे हॉप ओवर में गए थे भाई, क्रूज में अलग से कंपनी बनाने, तो ठीक है। जैन साहब आपने बहुत अच्छे दोस्त ऐसे रखे हुए हैं, अलग से आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, ये 2-in-1 है, दोनों काम आपके एक साथ ही कर डालते हैं। तो चलिए तो ओके, ये है राय आपके लिए एबी कैपिटल पर, पूरी तरह से जिम्मेदारी कुणाल जी और राकेश जी की। और अगर जैसा मेरी उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया, 140-150 जल्दी हो गया, 250-300 हो गया, तो पूरी क्रेडिट मैं भी ले लूंगा, मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। अगर अच्छा हुआ तो क्रेडिट लेने के लिए मैं भी तैयार हूं बंसल जी के साथ साथ। आइए 10:40 होना चाहते हैं, अब वक्त है हमारे लिए न्यूज पर यूज सेगमेंट का।
पिछली मुलाकात का वक्त था 12 अगस्त, 12 अगस्त ना, 12 अगस्त को हमने मुलाकात की थी देश की जानी मानी दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी, देश की नहीं दुनिया की भी कह सकते हैं, मदरसन सुमी, और तब भाव था इस स्टॉक का 120। और मुझे अच्छे से याद है मदरसन सुमी के टॉप मैनेजमेंट से, सहगल साहब और उनके सुपुत्र वामन साहब से, उनसे दोनों से हमने मुलाकात की थी, और जो कॉन्फिडेंस उस वक्त उनका दिखा, जो विजन था, वो स्टॉक प्राइस में आप दिख रहे हैं। अगस्त से लेकर स्टॉक लगभग दुगुना हो चुका है। जी सर, कहीं 120 वाला 220, 100 रुपए ऊपर है। आइए एक बार, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको हल्का सा परिचय और दे दूं। मदरसन सुमी देश की दिग्गज एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, पूरी दुनिया भर में बड़ा कारोबार, और मर्सिडीज, फोर्ड जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ इनका करार है, और अच्छा खासा बड़ा बिजनेस यहां पर इस कंपनी का ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में है। विवेक चांद सहगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, कंपनी के चेयरमैन हैं, और लंबे समय से इस कंपनी की कमान संभाले हैं, और उसके बाद जबरदस्त ग्रोथ इस कंपनी की आती हुई दिखी है। आइए 12 फरवरी को कंपनी के नतीजे आए थे, वैसे तो वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहता हूं कि नतीजे आपके सामने रख दूं ताकि आपको रिकेप हो जाए। आय 14% बढ़कर आई थी, कामकाजी मुनाफा जबरदस्त बढ़ा 60%, और मार्जिन 2.5-3% बढ़कर आए, 7.5% से 10.5%, और जो कुछ सहगल साहब ने उस वक्त नतीजों के बाद कहा, उससे बाजार का मूड माहौल बिल्कुल बदल गया। सहगल साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। और सबसे पहले आपको जय बिहारी जी की जो अभिवादन आप पसंद करते हैं, बिल्कुल। और सबसे पहले बताएं सर, ऐसा क्या आपने कहा इस रिजल्ट्स के बाद जो इन्वेस्टर्स कॉल में सारे एनालिस्ट, सारे ब्रोकरेजेस इतने बुलिश हो गए मदरसन सुमी पर? नहीं, देखिए, जिस एक साल से हम गुजरे हैं, अब करीब करीब पूरा एक साल हो गया जी, और उस टाइम में शेयर प्राइस हमारी 48 रुपीज आ गई थी, लोएस्ट इन आवर हिस्ट्री। तो हम लोगों ने सबने मिलकर जो उसके बाद में अपना स्ट्रैटेजी तय करी और कैसे हम इसको निपटेंगे, कुछ भी हमें आता नहीं था और कभी कभी इसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो जिस तरह से उन्होंने प्लान करके हर यूनिट को बेटर करने की कोशिश करी, ज्यादा जितनी भी हमारी ब्लॉकेजेस थी या जिसे हम लोग बॉटलनेक्स कहते हैं, उसको हटाने की कोशिश करी, और जिस तरह से हमारे को रिजल्ट्स आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि एकदम हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। जो भी मतलब कोविड-19 हमारे पे फेंकेगा उसके लिए हम लोग तैयार होंगे। तो अडेप्टेबिलिटी जो हमारी थी, रिस्पॉन्स जो हमारा था, बहुत ही स्ट्रांग था, और उसी के बलबूते पे अपनी जो टीम है उसके बलबूते पे हम लोगों के अंदर में ये कॉन्फिडेंस है कि आगे जो भी आएगा उसको हम लोग संभाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो बुरे समय से उभर कर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आने की तैयारी, और इस बार जो मैं देख रहा था डेटा, 17,500 करोड़ का रेवेन्यू का आंकड़ा, आय का आंकड़ा पहले बार किसी एक तिमाही में मदरसन सुमी ने हासिल किया है। तो सर अब ये बताएं कि इस वक्त ऑपरेशंस क्या पूरी तरह से नॉर्मल हो गए? कोरोना के पहले के वक्त में जिस तरह का कामकाज होता था उस लेवल पर आ गए सर आप वापस? करीब करीब उस लेवल पे आ गए। देखिए, हम लोग 42 कंट्रीज में हैं और 270 से ऊपर हमारी फैसिलिटीज हैं, तो हर जगह के अंदर में अगर हम देखें तो 100% नहीं है, पर कहीं पे 110 है तो कहीं पे 90 है, तो अपना चलता है, बढ़िया है, तो वो सब है। पर एक जो सोच है लोगों की कि पर्सनल मोबिलिटी अपनी करनी है, वो बहुत जोर से वापस आ गई है। तो इसलिए हर जगह हमारे को दिख रहा है कि खूब डिमांड जो है स्ट्रांग है। ठीक बात है। अच्छा सर, एक चीज और मैं देख रहा था, उसमें मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। ये मार्च 2020 वाला जो आंकड़ा मैंने देखा, और उसके बाद से आप लगातार अपना कर्ज कम कर रहे हैं, ग्रोस लेवल पर भी और नेट लेवल पर भी, दोनों में डेट कम हुआ है। इसके पीछे क्या प्लान है, और ये अगला फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, इस साल में कितना और कर्ज कम करने का इरादा रखते हैं आप? देखिए, हम लोग तो बड़ा सिंपल है, जितना भी हम लोगों ने डेट वगैरह लिया था वो प्लांट्स लगाने के लिए लिया था। पिछले 5 साल के अंदर में हम लोगों ने 42 नए प्लांट्स लगाए। 42 मतलब एक मायने रखता है अमाउंट। तो उसके लिए जो भी हम लोगों ने कर्ज दिया है, जैसे जैसे वो प्रोडक्टिविटी में आ रहे हैं, जैसे जैसे उनके वो आ रहे हैं, हम पैसा वापस करे चले जा रहे हैं। अब अगले 5 साल का जब शुरू होगा हमारा, तो उस टाइम तब की तब देखेंगे।
पर जितनी भी हमारी ऑर्डर बुक है करीब करीब 13.5 बिलियन यूरोस की जो ऑर्डर बुक है वो सारा का सारा टेकन केयर है। मतलब हमारे पास प्लांट जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बगैर एक्सपेंशन के इसको ले लेंगे। तो जितना फिर हमारे कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो हमारा आता है तो हम अपना डेट जो है उसको रिड्यूस करते जाते हैं। ये बड़ा नॉर्मल थिंकिंग है मदरसन की। कितने प्लांट लगाए आपने? 44 टोटल प्लांट कितने कंपनी के? टोटल प्लांट से 272 या 273 है शायद अभी एक प्लांट के ऊपर थोड़ा सा वो है। सर इतने मैनेज कैसे करते हैं आप? सर मैनेज बिहार जी करते हैं सर, हम क्या मैनेज करते हैं? हमारा एक चैनल चलाने में पसीना आ जाता है। नहीं, देखिए हम लोग टोटली प्रोफेशनली रन कंपनी है और 273 जो हम लोग के प्लांट्स है उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। और हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है इतनी स्ट्रांग है, इट्स SCI CMMI लेवल 5 सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारी अपनी कंपनी है, मतलब हम बाहर नहीं जाते। तो जो हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सब कुछ बहुत बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस तरह से हम लोग सीमलेसली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मतलब एक शॉप खोल के उसको ढंग से चलाने में लोगों को बड़ी मुश्किल आ जाती है। 250 प्लांट, 243 242 प्लांट, अमेजिंग सर, कमाल है। यही चीज सबसे बड़ी इंसाइट है कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखिए, उन्हें जिम्मेदारी भी दीजिए, अथॉरिटी भी दीजिए, तभी आप बड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं और तभी आप दुनिया भर में जा सकते हैं। नहीं तो लोग अपने गांव शहर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत ये अच्छी इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिली सर। अच्छा सर एक चीज और बताइए, 14 तिमाहियों के बाद मतलब लगभग 3.5 साल समझ लीजिए, उसके बाद आपके मार्जिन वापस 10% के ऊपर निकले, 10.5% के ऊपर निकले, बहुत ही जबरदस्त है। अब आगे का क्या इरादा है सर? ये मार्जिन मेंटेन रहेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे? क्योंकि ये कमोडिटी प्राइसेस वापस बढ़ रही है, शायद आपके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, तो इसको देखते हुए क्या आगे का आउटलुक क्या है सर? देखिए बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर में तो ये जो भी होता है ये ऑफसेट हो जाता है, कस्टमर्स को हम लोग पास थ्रू कर देते हैं। पर कहीं कहीं नहीं भी होता है, कहीं कहीं होता भी है, तो थोड़ा सा मिक्स बैग है। पर डेफिनेटली जो हम लोग एक बार अचीव कर लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको और बढ़िया कर सकें। तो हम लोग के यहाँ पे क्लियर थिंकिंग है कि जो हम लोगों ने एक मुकाम हासिल कर लिया है तो उसको हम और ऊपर लेके जाए। तो डेफिनेटली जो भी हम लोगों ने अचीव किया है वो सस्टेनेबल है। और इससे कोविड से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जो हम लोग का ट्रैवल बिल था, जो हम लोग मतलब एक छोटी सी वो है, ट्रैवल बिल था, लॉजिस्टिक्स था, जिस चीज से अंदर में हम लोगों ने बहुत बहुत इंप्रूवमेंट करी। और अब जितनी भी मीटिंग्स है कोई हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके साथ भी हम लोग iPad पे बात कर रहे हैं, हम दुबई में बैठे हुए, बट स्टिल वी कैन वर्क द होल वर्ल्ड। So I think the world has changed, so definitely the margins will become better. और anyway, Motherson तो रोज कंपनी है, वो मार्जिन्स के में गाइड करती नहीं है, पर मेरे को लगता है कि बहुत हद तक ये सस्टेनेबल है और इम्प्रूवेबल है। दुबई में सर अभी आप इस वक्त? कभी आप इस वक्त दुबई में सर? जी सर जी, मैं पिछले 3 महीने से दुबई में हूँ। तो प्लांट मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ और इंडिया के अंदर में क्लैरिटी नहीं थी कि हम लोगों के साथ में क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वो नहीं निकाला है कि NRI जो है वो कितनी देर इंडिया में रह सकते हैं। कोविड के अंदर बड़ी मुश्किल से फिर हम लोग दिसंबर को बाहर आए, तो इसलिए हम लोग तो यहाँ पे दुबई। अच्छा, मुझे लगा सर प्लांट नंबर 244 तो नहीं आ रहा है दुबई में, आपके 243 के बाद 244 वाला प्लांट के लिए दुबई में है? नहीं सर, हमारे यहाँ पे 3 प्लांट शारजा में है, 1 प्लांट रसल खेमा में है, 4 प्लांट है, करीब करीब 3500 लोग यहाँ पे हम लोग के काम करते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल और अनइमेजिनेबल यहाँ पे बेनिफिट्स है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक चीज और है, जब आमतौर पर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को मतलब वैसे तो अब समझ में आ रहा है कि 243 प्लांट आपके हैं, पूरी दुनिया में 44 देशों में कामकाज है, 42 देशों में, तो एक रियल MNC कंपनी, लेकिन फिर भी यूरोप के साथ आपको ज्यादा
जाना जाता है कि भाई यूरोप में जो भी हो रहा है उसका सीधा सीधा असर मदरसन सुन्नी पे पड़ता है। तो और स्पेशली जर्मनी, राइट, फॉक्स वोगन की वजह से समझ ले, थाइसन ग्रुप की वजह से समझ ले, 4 साल बाद पहली बार थाइसन ग्रुप ने अपना गाइडेंस बढ़ाया और वो कह रहे हैं कि टर्न अराउंड हो रहा है। क्या किस तरह का माहौल जर्मनी में है, यूरोप में है, और मदरसन सुन्नी के लिए वहां से क्या आउटलुक है? देखिए, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो पर्सनल मोबिलिटी थी, देखिए करीब 4-5 साल से हम लोगों के ऊपर में एक घना बादल मंडरा रहा था कि साहब गाड़ियां नहीं बिकेंगी, कोई हमारे को पर्सनल गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, टैक्सी है, सब कुछ है, हमारे को जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर कोविड-19 ने समझा दिया कि देखिए ये जो पर्सनल मोबिलिटी है बहुत जरूरी है। इसलिए आप देख रहे हैं कि 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो दे आर गोइंग थ्रू द रूफ। तो मेरे को लगता है कि इस वजह से जो हमारे को डिमांड दिख रही है हमारे कस्टमर्स के थ्रू, तो वो लग रहा है कि द होल थिंकिंग चेंज हो गई लोगों की। जो यंगस्टर्स होते थे जो कहते थे हमें तो गाड़ी की जरूरत नहीं है, हम तो खाली टैक्सी भी ले लेंगे या कुछ कर लेंगे, आज वो सब गाड़ी की नई लाइन लगा रहे हैं। तो इट्स अ बिग चेंज, मेरे हिसाब से बड़ा चेंज है। बड़े बदलाव जो होते दिख रहे हैं और उम्मीद करें कि ये बदलाव और आगे रहेंगे। सर, अगले 1 साल के लिए कंपनी का आउटलुक? देखिए, हम लोगों ने अपना 5 साल का प्लान दे दिया है जी, और 5 साल के अंदर में हम लोग कंपनी को 36 बिलियन पे लेके जाएंगे यूएस डॉलर्स का टारगेट हम लोगों ने अपने हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें हम लोगों ने लिख दिया है, और 40% ग्रोथ का हम लोगों ने टारगेट दे दिया है। पर सबसे जरूरी चीज जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा वो ये है कि इस साल के अंदर में ऊपर वाले की कृपा से वी विल डेफिनेटली स्टार्ट मदरसन सुन्नी सिस्टम्स वर्जन 2, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं बाइफर्केशन करने जा रहे हैं। एक कंपनी 2 कंपनी में बटेगी, और जितनी भी हमारी पावर है, जितनी हमारी जो चीजें बटी हुई थी वो सारी एक कंपनी में आ जाएगी। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो हम लोगों ने दिखा दिया है, एनसीएलटी से भी अप्रूवल आ गया है। अब जो नेक्स्ट काम है वो कर रहे हैं, और शेयर होल्डर्स वगैरह सबका मीटिंग वगैरह करेंगे। तो जैसे ये हो जाता है, अगर ऊपर कृपा हुई और ये वर्जन 2 हमारा शुरू हो जाएगा, तो आप नया वर्जन देखेंगे मदरसन का। सबसे पहले वर्जन में जो आप जानते हैं 1993 के अंदर में हम लोगों ने लिस्ट किया था, एवरी ईयर वी हैव ग्रोन द कंपनी 35% ईयर ऑन ईयर, और एवरी ईयर रिटर्न टू शेयर होल्डर इज 32% ईयर ऑन ईयर। तो अब इस साल के अंदर में आप देखिए वर्जन 2 शुरू होगा which will be even more beneficial for those who have long term belief on Motherson. ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए अगले 5 साल का बड़ा प्लान जो मदरसन सुन्नी ने पहले रखा और उसी पर अभी भी कायम है, बरकरार है, इनफैक्ट उसे और बेहतर करते हुए। सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। तो विवेक चांद सहगल साहब, चेयरमैन मदरसन सुन्नी सिस्टम्स के बताते हुए आपको अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में। बाजार स्टेबल है, थोड़ा निचले स्तर से रिलीफ आई है सर, 14,850 से 14,900, अब तो 14,900 भी अच्छा लग रहा है। हाँ। तो सुबह 15,000 की हम सोचे थे, 14,900 रिलेटिव हैप्पीनेस ये है इस वक्त। और 35,825 कम से कम अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी ने शुरुआती लो को तोड़ा नहीं है और होल्ड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जैन साहब और बाकी सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल सभी से विदा लेने का वक्त है और आप सब लोगों से निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।